सो हेलो एवरीवन, हम लोग ये जो लेक्चर करने जा रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के प्रीवियस से नीट क्वेश्चंस पे करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर के थ्रू आपको ये पता चलेगा अप टिल 2012 ही हम क्वेश्चंस उठाएंगे, क्योंकि उसके पहले फिर ऑलमोस्ट पैटर्न पकड़ में आ ही जाएगा आपको। और अगर मैं और भी ज़्यादा कराऊंगा तो वो एक तरह का स्पून फीडिंग हो जाएगा। तो अप टिल 2012 ये जो मैं आपको करा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अप टिल 2012 जो हम एनालिसिस अभी देख रहे हैं वो क्वेश्चंस की इस तरह से है। केवल 2 क्वेश्चंस आपके 2016 फेज 2 और 2013 नीट में डिफेक्ट्स एंड आई से आए हैं, नहीं तो उसके अलावा 2018, 2017 आप सामने देख सकते हैं लिस्ट। 2018 में किससे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से, 2016 फेज 1 में किससे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से, 2015 की एग्जाम में किससे आया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से, 2014 में किससे आया माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से, 2012 में किससे आया टेलीस्कोप से और 2017 में माइक्रोस्कोप से। मतलब 18, 17, 16 फेज 1, 15 री एग्जाम, 14 एंड 12 किस किससे आया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। मतलब आप देख सकते हैं कि टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। लेक्चर 3 आप लोग देखिए और पता बार बार ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या टेलीस्कोप से क्यों आ रहा है, क्योंकि टेलीस्कोप तक अगर आपको जाना है तो आपको सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको टेलीस्कोप समझ में आएगा। तो दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट, आपको टेलीस्कोप ही दे रहे हैं बार बार ताकि आपको सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी देखना पड़े, है ना। तो आप लोग उसको लाइटली मत लीजिए। बस एक क्वेश्चन 4 नंबर का कंफर्म है और बहुत इजीली कंफर्म है। जो लेक्चर है बहुत छोटा होता है आपका, बहुत बड़ा नहीं बनाया है मैंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। यहाँ आप देख सकते हैं कि एस्ट्रोनॉम, तो इसीलिए मैंने जो लेक्चर यहाँ पूरा तैयार किया है आप लोगों के लिए, वो किस पे तैयार किया, पहले प्रीवियस तैयार की है मैंने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पे, और फिर डिफेक्ट्स एंड आई पर मैं अलग से बाद में बना दूंगा। सो ये मुझे बताना था आप लोग को। हम लोग का नीट 2018 का जो क्वेश्चन है ये क्या है कि एक पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विल हैव लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड हाई एंगुलर रेजोल्यूशन व्हेन इट हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ। देखिए इसको समझिए, सीधे से एकदम से ऑप्शंस पे नहीं डाइव कर जाएंगे, पहले देखेंगे कि क्या क्या बात यहाँ करी गई है। देखिए सबसे पहले तो हमें समझना है कि क्वेश्चन पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कहाँ से है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से, जो मैंने लेक्चर 3 में पढ़ाया था, 2018 में आया है। अब इसमें से कि उसकी कौन सी बात कर रहा है, लार्ज, उसको एक तो एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहिए, वो भी लार्ज चाहिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा उसने कहा है कि हाई एंगुलर रेजोल्यूशन चाहिए उसकी। तो आप कहेंगे एंगुलर रेजोल्यूशन तो हमने पढ़ा नहीं। देखिए एंगुलर रेजोल्यूशन से 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है और वही एज इट इज उठा के यहाँ डाल दिया गया, इसीलिए मैंने 2017 का ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। खैर, तो यहाँ पर हम आते हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का क्वेश्चन है। उसमें 2 चीज़ों की बात करी गई है। एक बात करी गई है एंगुलर मैग्निफिकेशन जो कि लार्ज होनी है, और एंगुलर रेजोल्यूशन जो कि हाई होनी है। अब एंगुलर रेजोल्यूशन क्या है और कैसे निकाली जाती है अभी मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने जानबूझ के इसको लेक्चर 3 में नहीं बताया था ताकि मैं इन दोनों क्वेश्चंस को जब एक साथ कराऊंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा। सो लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहिए और हाई एंगुलर रेजोल्यूशन चाहिए, ठीक है ना। और कंडीशन क्या है कि उसकी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करी गई है। खैर, उसमें बोला गया है कि क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या होना चाहिए, स्मॉल फोकल लेंथ या लार्ज फोकल लेंथ, या है ना, स्मॉल फोकल लेंथ या लार्ज फोकल लेंथ, यही मोटा मोटा 4 में से 2 ऑप्शन निकल रहे हैं। कॉम्बिनेशन क्या है कि डायमीटर कम ज़्यादा किया गया। अच्छा, डायमीटर जो होता है वो एंगुलर रेजोल्यूशन में काम आता है, तो अभी एंगुलर रेजोल्यूशन करेंगे तो देखेंगे डायमीटर का क्या काम है। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं हमारे पास जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो मेरा आपको पढ़ाया हुआ, वो आपको अच्छे से आता है, तो पहले उसको ज़रा अच्छे से हम लोग कर लेते हैं, तब हम लोग एंगुलर रेजोल्यूशन पे बढ़ेंगे। देखिए एंगुलर मैग्निफिकेशन, जैसे ही आप इसको एग्जाम में देखेंगे इस क्वेश्चन में, आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूले आप कहेंगे 2 होते हैं, एक होता है -FO/FE और एक होता है -FO/FE 1 + FE/D, ठीक है। सो m होता है -FO/FE और एक होता है -FO/FE 1 + FE/D। ये कब यूज़ होता है, ये होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में। नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है, मैंने तीनों लेक्चर्स में बहुत कायदे से बताया, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा। ये वाला कहाँ होता है, ये होता है लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। और यहाँ पर जो लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, इसको कैपिटल डी से दिखाते हैं। सुनिएगा, तो यहाँ इसको जो कैपिटल डी से हम लोग दिखा रहे हैं,
लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन का, तो ये लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन है, ये FE है, ये FOFE। मतलब यहाँ कहीं आप देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में जो है डायमीटर का कोई लेना देना ही नहीं है। तो जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि मैग्निफिकेशन, जब इसमें दो बातें पूछी गई हैं, पहली बात एंड के पहले की जो बातें हैं वो किसके लिए हैं, मैग्निफिकेशन के लिए हैं, और एंड के बाद की जो बातें हैं वो किसके लिए हैं, एंगुलर रेजोल्यूशन के लिए हैं। यानी कि खैर अभी सामने आपके फॉर्मूला है, ठीक है। उसने फोकल लेंथ की बात करी, किसकी, ऑब्जेक्टिव की, आई पीस की बात नहीं करी है, ऑब्जेक्टिव की बात करी है। तो देखिए अगर मान लीजिए उसने एज पर दी क्वेश्चन उसने कहा है अगर मुझे मैग्निफिकेशन बढ़ानी है, अगर मुझे मैग्निफिकेशन बढ़ानी है, मान लीजिए आपको ये याद भी नहीं आ रहा है, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं भाई, उसने जो है आपसे खाली एंगुलर मैग्निफिकेशन कहा है, तो कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप नॉर्मल एडजस्टमेंट के साथ जा सकते हैं। तो उसने कहा है कि आपको इसको बढ़ाना, m को बढ़ाना, इस पर कोई कमेंट नहीं किया, तो उसको तो हम कांस्टेंट मानेंगे। तो देखो सीधी सी बात है, इसको बढ़ाना है तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। माइनस माइनस पे ना जाओ, खाली ये बताता है कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी। मोटा मोटा हमको जाना है कि इसकी वैल्यू पे जाना है, तो मैग्निफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FO, माने फोकल लेंथ, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, दोनों में मैग्निफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका फोकल लेंथ है ऑफ द ऑब्जेक्टिव। FO मतलब फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो सीधी सी बात है, m अगर हमको बढ़ाना है तो हमें फोकल लेंथ कैसे चाहिए रहेगी, लार्ज चाहिए रहेगी। लार्ज मतलब स्मॉल फोकल लेंथ वाले ऑप्शन पूरा काट दीजिए। चलिए कम से कम 50-50 तो हो गया, स्मॉल फोकल लेंथ आपका पूरा कट गया, तो लार्ज फोकल लेंथ आंसर है। अब उसमें उसने फंसा दिया है क्या बोल के, स्मॉल या लार्ज डायामीटर। तो देखो भैया डायामीटर का जहाँ तक सवाल है, देखो इसको नोट कर लो यहाँ पर, ये जो सामने हिसाब किताब लिखा है मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे आना है किस पर, एंगुलर रेजोल्यूशन की तरफ आना है। तो चलिए एंगुलर रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, 2 मिनट पॉज करके एंगुलर रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने मिटा दिया है, हम लोग आते हैं एंगुलर रेजोल्यूशन पे। देखिए एंगुलर रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है जितना आपके काम का है, ठीक है ना। वो अभी स्क्रीन पर मैं इसको डाल दूंगा एज अ स्क्रीनशॉट HCV का, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। HCV में ये आर्टिकल दिया है, NCERT में नहीं दिया है। HCV में ये पेज 425 पे दिया है, अभी मैं इसको यहाँ डाल रहा हूँ, है ना, साइड में, ताकि आप लोग देख सकें। खैर पार्ट 1 में दिया है। तो एंगुलर रेजोल्यूशन क्या होता है, जो अभी मतलब स्क्रीनशॉट यहाँ पढ़ने वाला है स्क्रीन पर, या पढ़ गया होगा, मतलब मैं बाद में डालूंगा। इस स्क्रीनशॉट में जो लिखा है उसके तहत अगर आप देखेंगे तो एंगुलर, बस आप एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जान लीजिए, बाकी के लिए मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है, खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए जान लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बहुत बेसिक्स आपके सिलेबस में है ही नहीं है। खैर, तो एंगुलर रेजोल्यूशन जो होता है किसका, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, वो क्या होता है कि 2 डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो हम देखते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, बहुत पास हो जाते हैं, तो वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पे कि हम क्या कर सकते हैं, दो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, एकदम अपार्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में उनके बीच की जो एंगुलर डिस्टेंस है ना, उसका जो रेसिप्रोकल है वो होता है एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। लिखा भी हुआ है लेकिन इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, फिर बोल रहा हूँ। एंगुलर रेजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है इस केस में, वो है R, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एंगुलर डिस्टेंस। दिस इज व्हाट, दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। जब हम देखते हैं तो उनके बीच का एंगुलर डिस्टेंस है, उसका रेसिप्रोकल कहलाता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये डेल्टा थीटा को बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और ये तो आप जानते ही हैं क्या है, ये एंगुलर रेजोल्यूशन है। फॉर्मूला इसका होता है A/1.22 लैम्डा। डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.22 लैम्डा अपॉन A। डेल्टा थीटा को बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, इसको रेले लिमिट भी कहा जाता है। हमें इस समय जाने की ज़रूरत नहीं है सिंपल सी चीज़ें, बट इसमें नहीं जाना है हमें, इतना सिलेबस में नहीं है आपके। तो रेले लिमिट होता है, रेले क्राइटेरिया का शायद रेले लिमिट कहते हैं जब तक मुझे याद आ रहा है, इसको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलते हैं, और इसके रेसिप्रोकल को एंगुलर रेजोल्यूशन बोलते हैं। A/1.22 लैम्डा है, फाइन। जहाँ पर A क्या है, दिस इज दी डायामीटर। A क्या है, डायामीटर ऑफ दी ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो होती है उसका डायामीटर है A, फाइन। अब उसने क्या कहा है R में, उसने कहा है एंगुलर रेजोल्यूशन हमें हाई चाहिए। देखो उसने लैम्डा पे कोई बात नहीं करी है। लैम्डा क्या हो गया, एक कांस्टेंट, इससे मतलब नहीं है। 1.22 क्या हो गया, एक कांस्टेंट, इससे मतलब नहीं है। माने एंगुलर रेजोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, A के, और A क्या है, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस।
सो उसने क्या कहा आपसे, सबसे पहले उसने कहा आपको चाहिए लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन। लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब बी और सी में से कोई एक होना है, एनी वन। तो स्मॉल डायमीटर की लार्ज डायमीटर, तो अब कैसे पता चलेगा, आर भी उसने हाई कहा है तो ए क्या होना चाहिए, लार्ज। तो यानी कि ये गलत है, लार्ज सही है। इसका मतलब लार्ज एंड लार्ज, सी ऑप्शन सही है आपका। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये वाला पार्ट जो कि डिसाइडिंग बना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को याद रह जाता है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, दैट इज समथिंग FO अपॉन FE। अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियरली पढ़ के गए हैं तो आपको याद रहेगा कि FO अपॉन FE होता है। तो वो उतने से फॉर्मूले को हल्का हल्का याद करके ये तो जान लेगा कि 50-50 कर लेगा कि भैया लार्ज तो होना, इतना वो जान लेगा। कंफ्यूजन आएगा उसको यहाँ पे। तो ये ही जो पार्ट था ये क्वेश्चन का डिसाइडिंग पार्ट था, जो कि मज़ेदार बात है कि नीट 17 का रिपीट है। कैसे रिपीट है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एंगुलर रेजोल्यूशन, बस फॉर्मूला जानिए आप, ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। दो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दे रहा हूँ ताकि आप लोग देख पाएं। एंगुलर रेजोल्यूशन क्या है, आप कहेंगे कैसे रिपीट है, चलो क्वेश्चन तो पढ़ लें एक बार। रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर्स ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप मतलब यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही आप मान के चलेंगे। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर टू वेवलेंथ्स, लैम्डा 1 इज 4000 एंगस्ट्रॉम एंड लैम्डा 2 इज 6000 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए बहुत ज़्यादा आपको दिया नहीं गया है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, लेकिन चूंकि माइक्रोस्कोप है तो कुछ चीज़ें कॉमन रहनी ही रहनी है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हो या जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जो एंगुलर रेजोल्यूशन होता है वो सभी माइक्रोस्कोप का लागू है। क्या है वो, क्या होता है 1/Δd, जहाँ पे d क्या है, जहाँ पे डी क्या, अभी यहाँ डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है। डेल्टा डी क्या है, डेल्टा डी जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स जिनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्लियरली डिस्टिंक्टली अलग अलग कर सकता है, रिजॉल्व कर सकता है कि ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच की जो दूरी है ना उसके रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप। और ये सभी के लिए वैलिड, ऑप्टिकल हो चाहे कंपाउंड। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, 2μ sin थीटा अपॉन, बस आप फॉर्मूले से मतलब रखिए, अपॉन लैम्डा। तो R जो है क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो आपको क्या कर रखा है इन्होंने, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 दे रखा है और रिजॉल्विंग पावर पूछी है। तो इसके तहत R क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा यहाँ से, आपको मोटे मोटे जो बात समझ में आ गई वो क्या आ गई है कि ये 2μ sin थीटा तो कांस्टेंट रहेगा, इससे मतलब रहा नहीं, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आ गया। मतलब अगर आपको R1 अपॉन R2 करना है तो आंसर क्या होगा, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। लैम्डा 2 कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 1 कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कट गया, 000 कट गया, 2 2 2 3 तो आंसर कितना आ रहा है आपका 3/2, ये आपका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ फिर से ताकि आप देखें कि जो HCV का पेज नंबर 425 है, HCV की बात नहीं है। बात यहाँ पर क्या है कि देखिए हर स्टैंडर्ड बुक में दिया है, प्लस एक कॉमन सेंस की बात है कि आसपास की चीज़ें हमेशा पढ़ के जानी चाहिए। ठीक है, अब अगर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या यूँ कहें माइक्रोस्कोप का, देखिए ये क्वेश्चन एक तरह से आउट था, क्योंकि अगर माइक्रोस्कोप की एंगुलर रेजोल्यूशन की बात हो चुकी, उस पर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आ चुका है नीट 17 में, तो आपको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों का एंगुलर रेजोल्यूशन का फॉर्मूला आना चाहिए। ये इसने हिंट कर दिया था कि आ सकता है कभी भी 18, 19, 20 कभी भी, तो इसकी वजह से आपको ही तैयार होना चाहिए था। तो जितने लोग भी नीट 2018 देने गए हैं बिना टेलीस्कोप का एंगुलर रेजोल्यूशन पढ़े हुए, दे डिड अ ब्लंडर। ठीक है, तो उन्होंने एक तरह से आउट कर दिया था। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो चूंकि यहाँ पर एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप आ चुका है, तो आपको एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप आना चाहिए था। देखिए फुल फ्लेज आया भी, उससे आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। तो आप लोग इसको, मैं वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें थोड़ा सा, मैं तब उसको मिटा के अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। सो ये हम लोग का नीट 2016 फेज़ 1 का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे आया है। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव आईपीएस की बात हो रही है, जो कि पहले भी होती रही है। ऑब्जेक्टिव की बात हमने अभी देखी कि नीट 2018 में हुई, 17 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आया। सो हम देख सकते हैं क्वेश्चन लिंक्ड है। हालांकि फेज़ 2 में भी आया है, वो बात अलग है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे नहीं है, बट चूंकि 90% क्वेश्चंस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही आते हैं, तो पहले मैंने प्लान किया है कि पहले मैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को करा देता हूं सारे क्वेश्चंस, उसके बाद मैं एक आध जो भी इधर उधर का है उसको कराता हूं, कॉमन सेंस पर है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ अ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसका जो ऑब्जेक्टिव और आई पीस जो है उसकी फोकल लेंथ्स, उनकी जो फोकल लेंथ रिस्पेक्टिवली हैं वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मीन्स
ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है एफओ, मैंने कहा था, अगर आप लेक्चर रिकॉल करें कि इसका ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ होती है, इसके ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो काफ़ी बड़ी होती है और आईपीस की कंपैरेटिवली स्मॉलर होती है, तो ये एफई है आपकी। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है जो 200 सेंटीमीटर दूर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी बताता हूँ कैसे। ऑब्जेक्टिव से ये 200 सेंटीमीटर दूर है, तो अब वो बोल रहे हैं लेंस के बीच में सेपरेशन क्या होना चाहिए। लेंस के बीच में सेपरेशन का मतलब है उसने लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप एल पूछ ली है। आप कहेंगे एल का फॉर्मूला तो मैंने बताया हुआ था। देखिए लेंथ का जो फॉर्मूला है उसने कुछ नहीं कहा है, तो देखिए लेंथ के दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या क्या। देखिए उसने यहाँ पर दो फॉर्मूले कैसे होंगे, एक होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट पे, दूसरा फॉर्मूला होगा कहाँ पर, दिस थिंग लीस्ट डिस्टेंस और क्लियर विजन पे। चूंकि उसने कुछ नहीं कहा है तो हम क्या मान के चलेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस होती है, मैं रफली ही बना रहा हूँ फिलहाल, और ये आपकी आई पीस होती है, थोड़ी छोटी होती है जो, ठीक है, मच स्मॉलर देन दिस, ठीक है। ये आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपकी आई पीस है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ से रेज आ रही है किसी ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे दूरी आपको दे रखी है 200 सेंटीमीटर, तो जो यहाँ से रेज आ रही हैं वो इस पर फॉल करेंगी यूँ, दूसरी जो रे आएगी वो ऐसे करके यहाँ पे इमेज बनाएगी। समझ रहे हैं ना, जनरल लेक्चर देखा है वही समझ पाएंगे। अब इसको छोड़ो, इसको क्या ध्यान देना, वहाँ पे लेंस होगी ही, जाहिर सी बात है, तो रफली चल रहा है मामला, तो आपको इस सब से मतलब नहीं रखना है। आपको जिसने लेक्चर देखा उसी को समझ में आएगा, उसके मेरा नहीं आने वाला, कि ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाता है वो आई पीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करती है। ऑब्जेक्टिव की इमेज, ये जो इमेज यहाँ पर आई, दिस एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई पीस। तो आई पीस इसकी और इनलार्ज इमेज इधर कहीं बनाता है। तो खैर अभी हमें उतने मैकेनिज्म में नहीं जाना है, अभी हमको, आपको याद होगा मैं ईपी डैश बार बार बोल रहा था। खैर फिलहाल तो देखिए ये जो दूरी है अगर हमें किसी तरीके से मिल जाए, है ना, ये जो दूरी क्या होगी, ये v, कोऑर्डिनेट इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाद में, और ये क्या है, डेफिनेटली u। अगर हमको v मिल जाए, चूंकि उसने कुछ नहीं कहा है, और हम कौन सा केस मान के चलेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट का, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में याद करिए लेक्चर को, नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये इमेज कहाँ बनती है, ये बनती है आई पीस की, मैंने बहुत डिटेल में बताई थी, ये आई पीस के फोकस पे बनती है, आई पीस के फोकस पे इमेज बनती है अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो। और उसने कुछ नहीं कहा है तो हम नॉर्मल एडजस्टमेंट मान के चलेंगे कि ये जो दूरी है ये एफ ई है और ये तो वी है ही है, ठीक है ना, ये तो वी होना ही है। और एफ ई आपको दिया हुआ, देखिए एफ ई आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये तो एक तरीके से आपको पता ही है। अच्छा, एफ ई आपको पता है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, उसने आपसे एल पूछा, एल क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्टिव एंड दी आई पीस। तो एल की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, v प्लस एफ ई, या v प्लस 4 सेंटीमीटर। बस किसी तरह अगर v आ जाए तो हमारा काम हो जाए। तो चलिए फटाफट v निकाल लेते हैं। 1 अपॉन लेंस का फॉर्मूला लगाइए, लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव, खुद लिख लीजिए, जगह मेरे पास है तो आप लोग खुद लिख लीजिएगा, यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो यहाँ पर v हमें फाइंड आउट करना है, u कितना है। अब चूंकि इधर पॉजिटिव और उधर नेगेटिव होता है कार्टेशियन सिस्टम में, नॉर्मली x प्लस इधर होता है, x माइनस उधर होता है, तो आप यहाँ पे माइनस 200 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब यूनिट के चक्कर में ना पड़िए, फिलहाल इसको ऐसे लिख दीजिए। और फोकस इसका हमेशा ही पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस का, और कितना लिखेंगे यहाँ पे, फोकस कितना दिया हुआ है, देखिए 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ 40 सेंटीमीटर आप लिख दीजिए। सेंटीमीटर हटा देते 2 मिनट के लिए फिलहाल, अभी इससे काट दीजिए, प्लस हो गया, इसको इधर ले जाइए। सो 1/v क्या हो जाएगा, 1/40 माइनस 1/200। सो 1/v हो जाएगा यहाँ से 200 LCM, 45 ज़ा एंड 200 1 ज़ा, तो ये आ रहा है 1/v इज इक्वल टू 4/200। तो 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 20 एंड 0। तो v की वैल्यू यहाँ से नोटिस करिए कितनी आ रही है, 50 आ रही है कि नहीं आ रही है, देख पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं, खुद वैल्यू पुट कर लीजिएगा ना समझ पा रहे हो तो। L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर आई, प्लस एफ ई कितना था 4 सेंटीमीटर। सो L की वैल्यू कितनी हो गई, 54 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। सो कमिंग बैक, ये हम लोग का 2015 री एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन फिर से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे ही है, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा हॉट फेवरेट है एग्जामिनर का। तो इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप उसने बोला है कि कौन सी, एक तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, दूसरा नॉर्मल एडजस्टमेंट में है, ठीक है। एक स्ट्रेट ब्लैक लाइन जो है, स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ एल, एक स्ट्रेट ब्लैक लाइन है लेंथ एल की, उसको ड्रॉ कर दिया जाता है ऑन द इनसाइड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस।
द आई पीस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ दिस लाइन, द लेंथ ऑफ दिस इमेज इज आई, द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। इसको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। थोड़ा इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लेंदी है, तो इसीलिए स्लाइटली लेंदी है, तो इसलिए मैंने जगह पहले से बना के रखी है। पहले यार इसका फिगर समझ लो, थोड़ा नहीं बनाएंगे इसका, सिंपल इसके जो जिसका जो स्केलेटल डायग्राम है, जो उसका कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है, केवल उतना बनाएंगे। अब देखिए ये है ऑब्जेक्टिव, ये है आई पीस। अब उसने ये बोला है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है एल, एक लाइन खींच दी गई है और इसकी इमेज ये आई पीस बना के दे रहा है यहाँ पर आई। अब उन्होंने कहा है कि इतना डेटा देने के बाद, और ये सब मामला नॉर्मल एडजस्टमेंट में है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में होने का मतलब है कि ये जो दूरी है ये कितनी होती है, आप लेक्चर 3 देखिएगा आपको समझ में आएगा। ये FO प्लस FE होती है। क्यों होती है आप देखिएगा लेक्चर 3 में, जिन्होंने नहीं देखा उन्हें समझ में नहीं आने वाला है। खैर, अब उन्होंने पूछा है कि इसकी आप मैग्नीफिकेशन बताइए। मैग्नीफिकेशन माने FO/FE। फिलहाल मैं ये साइन मैन के बीच हम में नहीं पढ़ रहा, माइनस खाली ये बताता है कि उल्टा बना है, ठीक है। सो उन्होंने एक तरीके से FO/FE की वैल्यू आपसे पूछी है, तो भैया FO/FE की वैल्यू निकालिए। फिर कैसे निकालेंगे, वो भी किस टर्म में, नोटिस करिए L और I के टर्म्स में निकाला है, मतलब कहीं ना कहीं L और I का डिवीजन आपको चाहिए यहाँ पर। सो M पूछा गया, मुद्दे की बात क्या है, M पूछा गया है किसके टर्म्स में, L और I के। सो L और I का रेशियो आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं, प्रॉपर सोल्यूशंस का स्टार्ट करते हैं। देखिए L और I का अगर I/L होना चाहिए, सॉरी नॉट L/I, I/L, कहीं ना कहीं आप नोटिस करिए इमेज अपॉन इमेज की हाइट अपॉन, ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, वही लिखा है। तो ये तो मैग्निफिकेशन ऑफ दिस सिंपल लेंस हो गया ना। आई पीस को अगर हम सिर्फ लेंस, एक लेंस मान के चले, जो कि यहाँ पे वो काम भी कर रही है, ये पूरी तरह टेलीस्कोप की तरह वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज ये लाइन यहाँ पर ना होकर इस पर चिपकी हुई है। सो ऑब्जेक्टिव खुद यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, आई पीस एक सिंपल लेंस की तरह बिहेव कर रही है। सो I/L इसका मैग्निफिकेशन होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, कंफ्यूज मत होइएगा। जब मैं I/L लिखता हूँ तो ये मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस है, ये मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस है। रुको मैं लिख देता हूँ, I/L क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस है, जबकि उसने मांगा क्या है, टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप मांगा है। खैर फिलहाल I/L अगर मैं लिखता हूं तो उससे क्या पता चलेगा, केवल मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस, बिकॉज यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव ही है, ये पूरी तरह एक टेलीस्कोप की तरह काम नहीं हो रहा है यहां पर। खैर, सो ME हम देखें तो I/L है। अच्छा, सो I/L हमको निकालना है, चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए I/L अगर आपको निकालना है तो उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है लेंस के लिए वो V/U होता है, आप जानते हैं। मतलब फिलहाल मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, ठीक है। सो V/U आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाइए, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। और जाहिर सी बात है ये काम कर रही है आई पीस, तो ये किस लेंस के लिए लगा रहे हैं, ये हम आई पीस की, मतलब आई पीस के लिए लगा रहे हैं। सो आई पीस का V कितना है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता ना इमेज कहाँ बनेगी, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। -1/U, दूरी कितनी है आई पीस की, इस L नामक ऑब्जेक्ट से दूरी कितनी है, FO/FE, सॉरी FO प्लस FE। ये तो लगेगा लेकिन साथ में एक माइनस के साथ, क्योंकि इधर पूरा x प्लस होता है, इधर पूरा x माइनस होता है, तो आप यहाँ पे एक माइनस भी लगाएंगे, इज इक्वल टू 1/FE। अच्छा, इससे ये काट देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये पूरा मामला इधर चला जाएगा। सो 1/V इज इक्वल टू 1/FE माइनस 1/FO प्लस FE। नाउ 1/V यहाँ से क्या हो जाएगा, आप यहाँ से LCM ले लीजिए, FE FO प्लस FE, यहाँ से खोलिए इसको तो क्या आएगा, FO प्लस FE माइनस FE, देख लीजिएगा यही आएगा, FE कट जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से V की वैल्यू आ रही है FE FO प्लस FE अपॉन FO, ये आपके V की वैल्यू आई है, FO ये आपके V की वैल्यू है। जबकि आपको क्या चाहिए, I/L निकालने के लिए V आपको चाहिए V/U। सो ये है आपका V, और U को अगर मैं सिर्फ फिलहाल एज अ मैग्नीट्यूड लूँ तो U क्या है, कहाँ गया U मैंने यहाँ रखा है, ये देखिए, अगर मैं ये जो डिस्टेंस है ये U के बराबर है, ठीक है ना, तो इसलिए U आपको पहले से पता था। तो चलिए यहाँ से मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, तो मैग्नीफिकेशन निकालेंगे V/U के अकॉर्डिंग, तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, FE FO प्लस FE अपॉन FO, ये तो हो गया V। अब डिवाइड करिए U से, U कितना है, FO प्लस FE, ये कट गया। सो मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है आपका, बट ध्यान से ये मैग्नीफिकेशन ऑफ दी आई पीस है, ये मटेरियल है, हमें से इतना मतलब नहीं, हमें मतलब किससे था, FO/FE से, और हमें कुछ मिला, हमें क्या मिला, FE/FO, जो कि किसके बराबर है, शुरुआत कहाँ से हुई थी ME की, I/L। देखिए कन्फ्यूजिंग कितना है, ध्यान से, I/L। अच्छा, हमें क्या चाहिए,
हमें चाहिए इसका उल्टा। मतलब यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि फॉर दिस केस जहाँ पर हम इस टेलीस्कोप से प्रॉपरली टेलीस्कोप वाला काम नहीं करा रहे हैं, हम यहाँ आईपीस को एक इंडिपेंडेंट लेंस की तरह काम करा रहे हैं, वहाँ पर हमें मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप क्या मिल रहा है, 1 मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस मिल रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें सो मैग्निफिकेशन जो हमारा आ रहा है क्या आ रहा है, FE बाय FO I बाय L है, तो FO बाय FE क्या होगा, L बाय I। दिस इज योर आंसर, L बाय I। अच्छा, अब यहां पर ये माइनस माइनस का झाम इसलिए नहीं पला ना, वो इसलिए नहीं क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने माइनस यूज़ नहीं किया है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वाइज चल रहे हैं, वो देख के पता चल रहा है कि लोग मैग्नीट्यूड वाइज चल रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट में क्या होगा भैया, यहाँ पे एक माइनस ही लगा दोगे और तो क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक माइनस होता ही है, नोटिस करो एक माइनस होता ही है यहाँ पे। सो अल्टीमेटली ये क्या आना था, अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या आना है, एक माइनस यहाँ पे आना है, तो वो माइनस यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे पहले से एक माइनस होता है। खैर अभी उस सब इतने चक्करों में ना पड़ो, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ, अगर तुम लोग यहाँ माइनस का यूटिलाइजेशन करते भी तो भी आंसर मोर और लेस यही आता, मेरे ख्याल से यही ही आता, क्योंकि हम v बाई यू जब यहाँ पे लिखते, अगर हम u की एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे डालते तो ये आता माइनस में। जो लोग समझ पा रहे हैं वही समझे, ज़्यादा चक्कर में ना पड़े। यहाँ एक माइनस आता, जो माइनस मैं यहाँ लगाता, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस होता जो उसे कैंसिल कर देता। चलो मैं वो वर्जन भी कर देता हूँ। अगर मैं ऑथेंटिसिटी के साथ चीज़ें डालता है ना, u को अगर मैं बराबर लिखता जो लिखना चाहिए, तो लगा दो भैया यहाँ पे एक माइनस, ये माइनस आता, यहाँ एक माइनस आता, यहाँ एक माइनस आता, यहाँ, ठीक है। अच्छा, तो फॉर्मूले में ऑलरेडी ये तो पहला फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है, तो माइनस आता ही, तो ये माइनस जो वहाँ से आया और ये माइनस जो पहले से फॉर्मूला कट के फिर से यही आना ही था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, टफ था थोड़ा सा, आप लोग इसको नोट कर लें, मैं वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते ही हमारा नीट 2014 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना बोल रहा है कि फोकल लेंथ अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस की बढ़ा दें, मतलब FO को अगर बढ़ा दें, तो वो पूछ रहा है कि क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर पे क्या असर पड़ेगा। माइक्रोस्कोप की बढ़ेगी, टेलीस्कोप की घटेगी, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप दोनों की बढ़ेगी, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप दोनों की घटेगी, माइक्रोस्कोप की कम होगी और टेलीस्कोप की बढ़ेगी। चलो देखते हैं फॉर्मूला कर रहे हैं क्या, सीधे डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला गेट द रिजल्ट। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ MT मतलब टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, माइनस FO बाय FE, और M सबस्क्रिप्ट C मतलब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपली माइक्रोस्कोप। सो यहाँ पर हम देखेंगे क्या आएगा, हमने जो पढ़ा है माइनस L अपॉन माइनस आएगा, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने क्या पढ़ रखी है, वो हमने पढ़ रखी है माइनस L अपॉन FO D बाय FE, माइनस L अपॉन FO D बाय FE, ये हमने पढ़ रखी है। अब वो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को बढ़ाया जा रहा है, माने FO को बढ़ाया जा रहा है। अब अगर FO को बढ़ाया जा रहा है तो देखिए टेलीस्कोप की बढ़ रही है ना, और यहाँ अगर FO को बढ़ाएंगे तो इनवर्स प्रोपोर्शन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की घट जाएगी, यानी कि माइक्रोस्कोप की बढ़ेगी और सॉरी टेलीस्कोप की इंक्रीज़ होगी, टेलीस्कोप की इंक्रीज़ होगी और माइक्रोस्कोप की डिक्रीज़ होगी। कहाँ लिखा है, माइक्रोस्कोप की डिक्रीज़ होगी, टेलीस्कोप की इंक्रीज़ होगी। हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिखा माइक्रोस्कोप, ये बिल्कुल गलत है, दोनों का एक पैटर्न तो होना ही नहीं है। और माइक्रोस्कोप की इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ हो रही है, टेलीस्कोप की डिक्रीज़ जबकि इंक्रीज़ हो रही है। सिंपल सा क्वेश्चन आप इसको नोट कर सकते हैं। वीडियो पॉज कर देना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। सो कमिंग बैक, ये हम लोग का आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है आपका फिर से टेलीस्कोप पे है। और क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीफाइंग पावर आपको टेलीस्कोप की 9 दे रखी है, फुल स्टॉप है, कुछ नहीं गिवन है, इसीलिए आप इसको जो है नॉर्मल एडजस्टमेंट मान के चलेंगे। सो M इज इक्वल टू FO अपॉन FE की वैल्यू कितनी है, 9। साइन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, FO बाय FE वैसे भी जो वैल्यू आनी है वो 9 आनी है अगर हम उसके लेंथ के रेशियो की बात करें तो। और जब इसको हम पैरेलल रेस के लिए, जब डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। पैरेलल रेस का मतलब क्या हो गया, फिर से इन्फिनिटी यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, और उस केस में ऑब्जेक्टिव और आईपीस की जो दूरी होती है, मैंने बार बार बताया है, आप लोग देख लें, ये आईपीस छोटा होता है, सॉरी, हाँ, ऑब्जेक्टिव और आईपीस की दूरी जो होती है वो मैं बार बार बता चुका हूँ, अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में बार बार आई है, FO बाय FE होती है। सो इनके बीच की दूरी कितनी है, पैरेलल रेस मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट में ही इन दोनों के बीच की पैरेलल दूरी है FO प्लस FE इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। FO की वैल्यू यहाँ से क्या 9 FE आ जाएगी, उसको उठाकर आप यहाँ पुट कर दीजिएगा। सो 9 FE प्लस FE इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 10 FE इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इससे 0 से 0 कट गया।
सो एफ ई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई। और अगर आप एफ ई की वैल्यू यहाँ रखें, एफ ओ कितना है, 9 एफ ई है ना यार, एफ ई कितना आ गया 2, यानी कि 9 इंटू 2 सेंटीमीटर। सो एफ ओ कितना हो गया यहाँ से 18 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया 18 और 2। आप देख सकते हैं कितना ही आसान क्वेश्चन था ये। तो इसको आप लोग नोट कर लें, और ये हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग अभी के लिए रखते हैं।